आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के मानव भूगोल में जो इकाई 3 अध्याय 6 जिसका नाम है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। ख्वाबों का कारवां तुम कहाँ हम कहाँ चल दिए। जब आप बीमार पड़ते हैं, आप किसी डॉक्टर को बुलाते हैं अथवा किसी पारिवारिक डॉक्टर के पास जाते हैं। कभी कभी आपके माता पिता उपचार के लिए आपको अस्पताल ले जाते हैं। विद्यालय में आपको अध्यापक पढ़ाते हैं। किसी भी विवाद की स्थिति में कानूनी राय वकील से ली जाती है। इसी प्रकार अनेक व्यवसायी होते हैं जो फीस का भुगतान होने पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। अतः सभी प्रकार की सेवाएं विशिष्ट कलाएं होती हैं जो भुगतान के बदले प्राप्त होती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, विविध प्रशासन और मनोरंजन इत्यादि को व्यावसायिक कुशलता की आवश्यकता है। इन सेवाओं को अन्य सैद्धांतिक ज्ञान और क्रियात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और अभ्यास इन्हें पूर्ण व्यावसायिक बनाता है। तृतीय क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है। जनशक्ति सेवा सेक्टर एक महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि अधिकांश तृतीय क्रियाकलापों का निष्पादन कुशल श्रमिक व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञ और परामर्शदाताओं द्वारा होता है। आर्थिक विकास किसी आरंभिक अवस्थाओं में लोगों का एक बड़ा अनुपात प्राथमिक सेक्टर में काम करता था। एक विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक तृतीय क्रियाकलापों में रोजगार पाते हैं और अपेक्षाकृत कम संख्या में द्वितीयक सेक्टर में कार्यरत होते हैं। तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं। उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती है जिनका उपभोग किया जाता है। उत्पादन को परोक्ष रूप से पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है। विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन और संचार सुविधाएं सम्मिलित होती हैं जिनका उपयोग दूरी को निष्प्रभाव करने के लिए किया जाता है। इसलिए तृतीय क्रियाकलापों में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवा का व्यावसायिक उत्पादन सम्मिलित होता है। वे भौतिक कच्चे माल के प्रक्रमण में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होती है। एक नलसाज, बिजली मिस्त्री, तकनीशियन, धोबी, नाई, दुकानदार, चालक, कोषपाल, अध्यक्ष या अध्यापक, डॉक्टर, वकील और प्रकाशक इत्यादि का काम इनका सामान्य उदाहरण है। द्वितीयक और तृतीय क्रियाकलापों में मुख्य अंतर यह है कि सेवाओं द्वारा उपलब्ध विशेषज्ञता उत्पादन तकनीकों, मशीनरी और फैक्ट्री प्रक्रियाओं की अपेक्षा कर्मियों की विशिष्टता, कुशलताओं, अनुभव और ज्ञान पर अत्यधिक निर्भर करती है। तृतीय क्रियाकलापों के प्रकार। अब तक आप जान गए हैं कि आप व्यापारी की दुकान से पुस्तकें और स्टेशनरी खरीदते हैं। बस और रेल द्वारा यात्रा। ख्वाबों का कारवां हम कहाँ तुम कहाँ। यहाँ पर सेवा सेक्टर की जो तालिका दी गई है, यहाँ पर जो है हम समझ सकते हैं सेवा सेक्टर की तालिका को। यात्रा करते हैं, पत्र भेजते हैं, दूरभाष
पर बातें करते हैं। वह अध्ययन के लिए अध्यापकों की व रुग्ण होने पर डॉक्टर की सेवाएं प्राप्त करते हैं। इस प्रकार व्यापार, परिवहन, संचार और सेवाएं कुछ तृतीय क्रियाकलाप हैं जिनकी निज सेक्टर के बीच चर्चा हो गई है। चार्ट 6.1 तृतीय क्रियाकलापों के वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करता है। व्यापार और वाणिज्य। व्यापार वस्तुतः अन्यत्र उत्पादित मदों और का क्रय और विक्रय। फुटकर और थोक व्यापार अथवा वाणिज्य की सभी सेवाओं का विशिष्ट उद्देश्य लाभ कमाना है। यह सारा काम कस्बों और नगरों में होता है जिन्हें व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। स्थानीय स्तर पर वस्तु विनिमय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सोपान पर मुद्रा विनिमय तक व्यापार के उत्थान ने अनेक केंद्रों और संस्थाओं को जन्म दिया, जैसा कि व्यापारिक केंद्र अथवा संग्रहण और वितरण बिंदु। व्यापारिक केंद्रों को ग्रामीण और नगरीय विपणन केंद्रों में विभक्त किया जा सकता है। ग्रामीण विपणन केंद्र निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं। ये अर्ध नगरीय केंद्र होते हैं। ये अत्यंत अल्पवर्धित प्रकार के व्यापारिक केंद्रों के रूप में सेवा करते हैं। यहाँ व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती हैं। ये स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्र होते हैं। इनमें से अधिकांश केंद्रों में मंडियां और फुटकर व्यापार क्षेत्र भी होते हैं। ये स्वयं में नगरीय केंद्र नहीं हैं, किंतु ग्रामीण लोगों की अधिक मांग वाली वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने वाले महत्वपूर्ण केंद्र हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां नियमित बाजार नहीं होते हैं, विभिन्न कालिक अंतरालों पर स्थानीय आवधिक बाजार लगाए जाते हैं। ये साप्ताहिक पाक्षिक बाजार होते हैं, जहां परिग्रामीण क्षेत्रों से लोग आकर समय समय पर अपनी आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ये बाजार निश्चित तिथि दिन पर लगते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगते हैं। दुकानदार इस प्रकार सभी दिन व्यस्त रहते हैं और एक विस्तृत क्षेत्र सेवा प्रदान करते हैं। नगरीय बाजार केंद्र। नगरीय बाजार केंद्र में और अधिक विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं मिलती हैं। इनमें से केवल साधारण वस्तुएं और सेवाएं बल्कि लोगों द्वारा वांछित अनेक विशिष्ट वस्तु व सेवाएं भी उपलब्ध होती हैं। नगरीय सेवा केंद्र इसलिए विनिर्मित पदार्थों के साथ साथ विशिष्टीकृत बाजार भी प्रस्तुत करते हैं, जैसे श्रम बाजार, आवासन, अर्धनिर्मित एवं निर्मित उत्पादों का बाजार। इनमें शैक्षिक संस्थाओं और व्यावसायिक सेवाएं जैसे अध्यापक, वकील, परामर्शदाता, चिकित्सक, दांतों का डॉक्टर और पशु चिकित्सक आदि उपलब्ध होते हैं। यहाँ पर चित्र भी दिया गया है। अमेरिका में डिब्बाबंद आहार बाजार। फुटकर व्यापार देख लेते हैं। हम पढ़ेंगे फुटकर व्यापार। ये वह व्यापारिक क्रियाकलाप हैं जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित हैं। अधिकांश फुटकर व्यापार क्रय केवल विक्रय से नियत प्रतिष्ठानों और भंडारों
में संपन्न होता है। फेरी, रेहड़ी, ट्रक द्वार से द्वार, डाक आदेश, दूरभाष स्वचालित, विकृत मशीनें, इंटरनेट फुटकर बिक्री के भंडार रहित उदाहरण हैं। यहाँ पर दिया है भंडारों पर और सामग्री। भंडारों पर और सामग्री। फुटकर व्यापार में बृहत स्तर पर सबसे पहले वाले नवाचार लाने वाले उपभोक्ता सहकारी समुदाय थे। विभागीय भंडार वस्तुओं की खरीद और भंडारों के विभिन्न अनुभागों में बिक्री के सर्वेक्षण के लिए विभागीय प्रमुखों को उत्तरदायित्व और प्राधिकारी सौंप देते हैं। श्रृंखला भंडार अत्यधिक मितव्ययता से व्यापारिक माल खरीदे, यहाँ तक कि अपने निर्देशों पर सीधे वस्तुओं का विनिर्माण करा लेते हैं। वे अनेक कार्यकारी कार्य में अत्यधिक कुशल विशेषज्ञ नियुक्त कर लेते हैं। उनके पास एक भंडार के अनुभव के परिणामों को अनेक भंडारों में लागू करने की योग्यता होती है। थोक व्यापार। थोक व्यापार का गठन अनेक बिचौलिए, सौदागरों और मूर्तिघरों द्वारा होता है, न कि फुटकर भंडारों द्वारा। श्रृंखला भंडारों सहित कुछ बड़े भंडार विनिर्मित से सीधे खरीद करते हैं। फिर भी बहुसंख्यक फुटकर भंडार बिचौलिए स्रोत से पूर्ति लेते हैं। थोक विक्रेता प्रायः फुटकर भंडारों को उधार लेते हैं, यहाँ तक कि फुटकर विक्रेता अधिकतर थोक विक्रेता की पूंजी पर ही कार्य संचालित करते हैं। परिवहन। परिवहन एक ऐसी सेवा अथवा सुविधा है जिससे व्यक्तियों, विनिर्मित माल, संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। यह मनुष्य की गतिशीलता की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने विनिर्मित एक संगठित उद्योग है। आधुनिक समाज वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और उपभोक्ता में सहायता देने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन व्यवस्था चाहते हैं। इस जटिल व्यवस्था को प्रत्येक अवस्था में परिवहन द्वारा पदार्थ का मूल्य अत्यधिक बढ़ जाता है। परिवहन दूरी को किलोमीटर दूरी अथवा मार्ग लंबाई की वास्तविक दूरी, समय दूरी अथवा एक मार्ग पर यात्रा करने में लगने वाले समय, लागत दूरी अथवा मार्ग पर यात्रा के खर्च के रूप में मापा जा सकता है। परिवहन के साधन के चयन में समय अथवा लागत के संदर्भ में एक निर्णायक कारक है। मानचित्र पर समान समय पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली समकाल रेखाएं खींची जाती हैं। जाल तंत्र और पहुंच। जैसे कि परिवहन व्यवस्थाएं विकसित होती हैं, विभिन्न स्थान आपस में जुड़कर जाल तंत्र की रचना करते हैं। जाल तंत्र एक योजक से मिलकर बनते हैं जो दो अथवा अधिक मार्गों का संधि स्थल, एक उद्गम बिंदु, एक गंतव्य बिंदु अथवा मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा नोड होता है। प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है योजक कहलाती है। एक विकसित जाल तंत्र में अनेक योजक होते हैं, जिसका अर्थ है कि स्थान
सुसंबद्ध है। परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक। परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है। जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा, परिवहन की मांग उतनी अधिक होगी। नगरों, कस्बों, गांवों, औद्योगिक केंद्रों और कच्चे माल, उनके मध्य व्यापार के प्रारूप, उनके मध्य भूदृश्य की प्रकृति, जलवायु के आकार और मार्ग की लंबाई पर आने वाले व्यवधानों को दूर करने के लिए उपलब्ध निधियों पर मार्ग निर्भर करते हैं। संचार सेवाओं में शब्दों और संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रेषण सम्मिलित है। लेखन के आविष्कार ने संदेशों को संरक्षित किया और संचार को परिवहन के साधनों पर निर्भर करने में सहायता की। ये वास्तव में हाथ, पशुओं और नाव, सड़क, रेल, वायु द्वारा परिवहित होते हैं। यही कारण है कि परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ कहा जाता है। जहाँ परिवहन जाल तंत्र सक्षम होता है, वहाँ संचार का फैलाव सरल होता है। मोबाइल, दूरभाषा और उपग्रहों जैसे कुछ विकासों ने संचार को परिवहन से मुक्त कर दिया। पुराने तंत्रों के सस्ता होने के कारण संचार के सभी रूपों का साहचर्य पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ। अतः पूरे विश्व में अभी भी विशाल मात्रा में निपटारण डाकघरों द्वारा हो रहा है। कुछ संचार सेवाओं की चर्चा नीचे दी गई है। दूरसंचार का प्रयोग विद्युतीय प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़ा है। संदेशों के भेजे जाने की गति के कारण इसने संचार में क्रांति ला दी। समय सप्ताहों से मिनटों में घट गया है और मोबाइल, दूरभाषा जैसी नूतन उन्नति ने किसी भी समय कहीं से भी संचार को प्रत्यक्ष और तत्काल बना दिया है। तार प्रेषण मोड्स, क्रूट और टेलेक्स अब लगभग भूतकाल की वस्तुएं बनाई गई हैं। रेडियो और दूरदर्शनी भी समाचारों, चित्रों और दूरभाषा कॉलों का पूरे विश्व में विस्तृत श्रोताओं का प्रसारण करते हैं और इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम कहा जाता है। वे विज्ञापन और मनोरंजन के लिए महत्वपूर्ण हैं। समाचार पत्र विश्व के सभी कोनों से घटनाओं का प्रसारण करने में सक्षम होते हैं। उपग्रह संचार और पृथ्वी अंतरिक्ष से सूचना का प्रसारण करता है। इंटरनेट ने वैश्विक संचार तंत्र में वास्तव में क्रांति ला दी। सेवाएं विभिन्न स्तरों पर पाई जाती हैं। ये सेवाएं उद्योगों को चलाती हैं, कुछ लोगों को और कुछ उद्योगों और लोगों दोनों को। उदाहरणतः परिवहन तंत्र, निम्न स्तरीय सेवाएं जैसे पंसारी की दुकानें, धोबी घाट। उच्च स्तरीय सेवाएं अथवा लेखाकार, परामर्शदाता और काया चिकित्सक जैसी अधिक विशिष्टीकृत सेवाओं की अपेक्षा अधिक अमान्य और विस्तृत है। सेवाएं भुगतान कर सकने वाले व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को उपलब्ध होती है। माली, धोबी और नाई मुख्य रूप से शारीरिक श्रम करते हैं। अध्यापक, वकील, चिकित्सक, संगीतकार और अन्य मानसिक श्रम करते हैं। अनेक सेवाएं
अब नियमित हो गई हैं। महासागरों एवं सेतुओं का निर्माण और अनुसरण, अग्निशमन विभागों का अनुरक्षण और शिक्षा की पूर्ति अथवा पर्यवेक्षण और ग्राहक सेवा महत्वपूर्ण सेवाओं में से है, जिनका पर्यवेक्षण अथवा निष्पादन प्रायः सरकारों और कंपनियों द्वारा किया जाता है। राज्य और संविधानीय परिवहन, दूरसंचार, ऊर्जा और जलापूर्ति जैसी सेवाओं का विपणन एवं प्रक्षेपण और नियंत्रण के लिए नियमों की स्थापना की। स्वास्थ्य की देखभाल, अभियांत्रिकी, विधि प्रबंधन सेवाएं व्यावसायिक सेवाएं हैं। मनोरंजनात्मक और प्रमोद सेवाओं की स्थिति बाजार पर निर्भर करती है। मल्टीप्लेक्स और रेस्तराओं की स्थिति केंद्रीय व्यापार क्षेत्र सीबीडी के अंदर निकट हो सकती है, जबकि गोल्फ कोर्स ऐसे स्थान पर बनाया जाएगा जब भूमि की लागत सीबीडी की अपेक्षा कम होगी। दैनिक जीवन में काम को सुविधाजनक बनाने के लिए लोगों को व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कामगार रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवास करते हैं और कुशल होते हैं। वे मोची, गृहपाल, खानसामा और माली जैसे घरेलू सेवाएं के लिए नियुक्त किए जाते हैं और इन्हें कम भुगतान किया जाता है। कर्मियों का यह वर्ग असंगठित है। ऐसा उदाहरण मुंबई के डब्बावाला सेवा है, जो पूरे नगर में लगभग 1,75,000 उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है। तृतीय, क्रियाकलापों में संलग्न लोग। आज अधिकांश लोग सेवाकर्मी हैं। सेवाएं सभी समाजों में उपलब्ध होती हैं। अधिक विकसित देशों में कर्मियों का अधिकतर प्रतिशत इन सेवाओं में लगा है, जबकि अल्प विकसित देशों में 10% से भी कम लोग इन सेवाओं क्षेत्र में लगे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 75% से अधिक कर्मी सेवा में संलग्न हैं। इस सेक्टर में रोजगार की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जबकि प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाकलापों में अपवर्तित है अथवा घट रही है। कुछ चयनित उदाहरण यहाँ पर पर्यटन एक यात्रा है जो व्यापार के वजह प्रमोद के उद्देश्यों के लिए की जाती है। कुछ पंजीकृत रोजगारों तथा कुल राजस्व यानी सकल घरेलू उत्पाद का 40% की दृष्टि से यह विश्व का अकेला सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप बन गया है। इसके अतिरिक्त पर्यटकों के आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन तथा विशेष दुकानों जैसी सेवा उपलब्ध कराने के लिए अनेक स्थान व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। पर्यटन अवसंरचना उद्योगों, फुटकर व्यापार तथा शिल्प उद्योगों को पोषित करता है। कुछ प्रदेशों में पर्यटन ऋतुनिष्ठ होता है, क्योंकि अवकाश की अवधि अनुकूल मौसमी दशाओं पर निर्भर करती है, किंतु कई प्रदेशों वर्ष पर्यंत पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर पर्यटक हैं सब घूमने वाले। स्विट्जरलैंड
में बर्फ से ढकी पर्वत चोटी पर स्कीइंग करते पर्यटक प्रदेश यहाँ पर देखें। भूमध्य सागरीय तट के चारों ओर कोस स्थान और भारत का पश्चिमी तट विश्व के लोकप्रिय पर्यटकों गंतव्य स्थानों में से एक है। अन्य में शीतकालीन खेल प्रदेश मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मनोहारी दृश्य भूमियाँ तथा यत्र तत्र फैले राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित स्मारकों, विरासत स्थलों और सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण ऐतिहासिक नगर भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पर्यटन आकर्षण जलवायु ठंडे प्रदेशों के अधिकांश लोग पुलिन विश्राम के लिए उष्ण और धूपदार मौसम की अपेक्षा करते हैं। दक्षिणी यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पर्यटन के महत्व का एक मुख्य कारण है अवकाश के शीघ्र मौसम में यूरोप के अन्य भागों की अपेक्षा भूमध्य सागरीय जलवायु में लगभग सतत ऊंचा तापमान, धूप की लंबी अवधि और निम्न वर्षा की दशाएं होती हैं। शीतकालीन अवकाश का आनंद लेने वाले लोगों की विशिष्ट जलवायु ज़रूरतें होती हैं, जैसे या तो अपनी गृह क्षेत्र की तुलना में ऊंचे तापमान अथवा स्कीइंग के लिए अनुकूलित हिम आवरण है। भूदृश्य कई लोग आकर्षित करने वाले पर्यावरण में अवकाश बिताना पसंद करते हैं, जिसका प्रायः अर्थ होता है पर्वत, झील, दर्शनीय समुद्र तट और मनुष्य द्वारा पूर्ण रूप से अपवर्तित भूदृश्य। इतिहास एवं कला किसी क्षेत्र के इतिहास और कला में संभावित आकर्षक होता है। लोग प्राचीन और सुंदर नगरों, पुरातत्व के स्थानों पर होते हैं और किलों, महलों और गिरजाघरों को देखकर आनंद उठाते हैं। संस्कृति और अर्थव्यवस्था मानव जातीय और स्थानीय रीतियों को पसंद करने वाले पर्यटकों को लुभाता है। यदि कोई प्रदेश पर्यटकों की ज़रूरत को सस्ते दाम में पूरा करता है तो वह अत्यंत लोकप्रिय हो जाता है। घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बन कर उभरा है, जैसे कि गोवा में हेरिटेज होम्स, कर्नाटक में मडिकेरे और कूर्ग। उसके बाद है भारत में समुद्र पार रेगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं। 2005 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका से उपचार के लिए 55,000 लोग भारत आए। संयुक्त राज्य अमेरिका स्वास्थ्य सेवा तंत्र के अंतर्गत प्रतिवर्ष होने वाले लाखों शल्यकर्मों की तुलना में यह संख्या बहुत कम है। भारत विश्व में चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश बनकर उभरा है। महानगरों में अवस्थित विश्व स्तरीय अस्पताल संपूर्ण विश्व के रोगियों का उपचार करते हैं। भारत, थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया जैसे विकासशील देशों को चिकित्सा पर्यटन से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। चिकित्सा पर्यटन के अतिरिक्त चिकित्सा परीक्षणों और आंकड़े के निर्वाचन के बाह्य स्रोतों के प्रति भी झुकाव
पाया जाता है। भारत, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल विवरण बिंबों के अध्ययन से लेकर चुंबकीय अनुदान बिंबों के निर्वाचन और प्रस्राव्य परीक्षणों तक की विशिष्ट चिकित्सा सुविधा को उपलब्ध करा रहे हैं। बाह्य स्रोतों में यदि यह गुणवत्ता में सुधार करने अथवा विशिष्ट सेवा उपलब्ध कराने पर केंद्रित है, तो बाह्य स्रोतों रोगियों के लिए अत्यधिक लाभ होता है। चिकित्सा पर्यटन। जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से संबद्ध कर दिया जाता है तो इसे सामान्यतः चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। चतुर्थ क्रियाकलाप क्या है? कोपेनहेगन और न्यूयॉर्क में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा चिकित्सीय प्रतिलेखन यानी कि मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट के बीच क्या समानता है? ये सभी लोग सेवा सेक्टर के उस प्रभाग में कार्य करते हैं जो ज्ञानोन्मुखी हैं, और इस सेक्टर को चतुर्थ और पंचम क्रियाकलापों में विभक्त किया जा सकता है। चतुर्थ क्रियाकलापों में से कुछ निम्नलिखित हैं: सूचना का संग्रहण, उत्पादन और प्रकीर्णन अथवा सूचना का उत्पादन। यह सब किस ओर ले जाएगा? क्या भी चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होते हैं और विशिष्टीकृत ज्ञान, प्रौद्योगिकी कुशलता और प्रशासकीय सामर्थ्य से संबंधित सेवाओं के उन्नत नमूने रूप में देखे जाते हैं। चतुर्थ सेक्टर क्या है? आर्थिक वृद्धि के आधार के रूप में तृतीय सेक्टर के साथ चतुर्थ सेक्टर ने सभी प्राथमिक व द्वितीयक से रोजगारों को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आधे से अधिक कर्मी ज्ञान के इस क्षेत्र में कार्यरत हैं तथा पारस्परिक कोष प्रबंधकों से लेकर परामर्शदाताओं, सॉफ्टवेयर सेवाओं की मांग में अति उच्च वृद्धि हुई है। कार्यालय भवनों, प्रारंभिक विद्यालयों, विश्वविद्यालयी कक्षाओं, अस्पतालों व डॉक्टरों के कार्यालयों, रंगमंचों, लेख कार्य और दलाली की फर्मों में काम करने वाले कर्मचारी इस वर्ग की सेवाओं से संबंधित रखते हैं। कुछ तृतीय क्रियाओं की भांति चतुर्थ क्रियाकलापों को सभी बाह्य स्रोतों के माध्यम से किया जा सकता है। ये सेवाएं संसाधनों से बंधी हुई, पर्यावरण से प्रभावित, अनिवार्य रूप से बाजार द्वारा स्थानीयकृत नहीं है। पंचम क्रियाकलाप उच्च स्तर के निर्णय लेने और नीतियों का निर्माण करने वाले पंचम क्रियाकलापों को निभाते हैं। इनमें और ज्ञान आधारित उद्योगों जो सामान्यतः चतुर्थ सेक्टर से जुड़ी होती हैं में सूक्ष्म अंतर होता है। पंचम क्रियाकलाप वे सेवाएं जो नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन और व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोगों तथा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती है। प्रायः स्वर्णकाल कहे जाने वाले ये व्यवसाय तृतीय सेक्टर का एक और उपविभाग है जो वरिष्ठ व्यावसायिक कार्यकारियों, सरकारी अधिकारियों, अनुसंधान वैज्ञानिकों, वित्त एवं विधि परामर्शदाताओं इत्यादि की विशेष और उच्च वेतन वाली कुशलताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की संरचना में उनका महत्व की व्याख्या से कहीं अधिक है। बाह्य स्रोतों के परिणाम के स्वरूप भारत, चीन, पूर्वी यूरोप, इस्राएल,
फिलीपींस एवं के कोस्टा रिका में बड़ी संख्या में कॉल सेंटर खुले हैं। इससे इन देशों में नए काम उत्पन्न हुए हैं। बांसरोतन उन देशों में आ रहा है जहां सस्ता और कुशल श्रम उपलब्ध है। ये उत्प्रवास वाले देश भी हैं। बांसरोतन के द्वारा काम उपलब्ध होने पर इन देशों से प्रवास कम हो सकता है। बांसरोतन वाले देश अपने यहाँ काम तलाश कर रहे युवकों का प्रतिरोध झेल रहे हैं। बांसरोतन के बने रहने का मुख्य कारण तुलनात्मक लाभ है। पंचक सेवाओं की नवीन प्रवृत्तियों में ज्ञान प्रक्रम बांसरोतन यानी केपीओ और होमशोरिंग है। ये बांसरोतन का विकल्प है। ज्ञान प्रकरण बांसरोतन उद्योगों व्यवसाय प्रक्रमण बांसरोतन यानी बीपीओ से भिन्न है, क्योंकि इसमें उच्च कुशलकर्मी सम्मिलित होते हैं। यह सूचना प्रेरित ज्ञान की बांसरोतन ज्ञान प्रकरण बांसरोतन कंपनियों को अतिरिक्त व्यावसायिक अवसरों को उत्पादन करने में सक्षम बनाता है। ज्ञान प्रकरण बांसरोतन के उदाहरणों में अनुसंधान और विकास क्रियाएं, ई-लर्निंग, व्यवसाय अनुसंधान, बौद्धिक संपदा अनुसंधान, कानूनी व्यवसाय और बैंकिंग सेक्टर आते हैं। बांसरोतन क्या है, जान लेते हैं। बांसरोतन अथवा ठेका देना दक्षता को सुधारने और लागतों को घटाने के लिए किसी बाहरी उपकरण को काम सौंपना है। जब बांसरोतन में कार्य समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो इसको अपरतन कहा जाता है, यानी कि ऑफशोरिंग। यद्यपि दोनों अपरतन और बांसरोतन का प्रयोग इकट्ठा किया जाता है। जिन व्यापारिक क्रियाकलापों को बांसरोतन किया जाता है उनमें सूचना प्रौद्योगिकी अथवा संधान, ग्राहक सहायता और कॉल सेंटर सेवाएं और कई बार विनिर्माण और अभियांत्रिकी भी सम्मिलित की जाती है। आंकड़ा प्रक्रम सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित एक सेवा है जिसमें आसानी से एशियाई, पूर्वी और अफ्रीकी देशों में क्रियान्वित किया जा सकता है। इन देशों में विकसित देशों की अपेक्षा कम पारिश्रमिक पर अंग्रेजी भाषा में अच्छी निपुणता वाले सूचना प्रौद्योगिकी की कुशलता कर्मचारी उपलब्ध हैं। अतः हैदराबाद अथवा मनीला में स्थापित एक कंपनी भौगोलिक सूचना तंत्र की तकनीक पर आधारित परियोजना पर संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा जापान जैसे देशों के लिए काम करती है। श्रम संबंधी कार्यों को समुद्र पार क्रियान्वित करने से, चाहे वह भारत, चीन अथवा यहाँ तक कि अफ्रीका का काम सघन जनसंख्या वाला देश बोत्सवाना हो, ऊपरी लागत बहुत कम होती है जिससे यह सेवा लाभदायक हो जाती है। प्रत्येक रंग क्रियाकलाप दिया। प्रत्येक रंग नाम के समक्ष एक कार्य की प्रवृत्ति का वर्णन करना है। यहाँ पर रंग दिया गया है: लाल, स्वर्ण, श्वेत, धूसर, नीला, गुलाबी। अंकीय विभाजक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण पूरे ग्लोब पर असमान रूप से वितरित है।
देशों में विस्तृत आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। निर्णायक कारक यह है कि कोई देश कितनी शीघ्रता से अपने नागरिकों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुँच और उनके वो जो है उसके लाभ उपलब्ध करा सकता है। विकसित देश सामान्य रूप से इन दिशाओं में आगे बढ़ गए हैं, जबकि विकासशील देश पिछड़ गए हैं, और इसी को अंकीय विभाजक कहा जाता है। इस प्रकार देशों के भीतर अंकीय विभाजक विद्यमान है। उदाहरणतः भारत अथवा रूस जैसे विशाल देश में यह अवश्यभावी महानगरीय केंद्रों जैसे निश्चित क्षेत्रों में परिध्यस्त है। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अंकीय विश्व के साथ बेहतर संबंध तथा पहुंच पाई जाती है। उसके बाद अभ्यास प्रश्न है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभ्यास प्रश्न को हम अगले वीडियो में जो है देखेंगे।